अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो पूरी कुव्वत के साथ बेतहाशा भाग रहा था। चीखो पुकार और पकड़ो जाने ना पाए की बेहंगम आवाजें अब भी उसका ताकुब कर रही थी। वो इन आवाजों से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। उसके नंगे पांव नोकीले पत्थरों और कांटों में उलझकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे और उनसे खून की बूंदें टपक रही थी, लेकिन वो हर दुख और तकलीफ से बेनियाज भागता जा रहा था। अचानक वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा और उसके सामने के दांतों ने एक तेज छुरी की तरह उसके होठों को काट डाला। अब उसके मुंह से भी खून बहने लगा था, लेकिन उसने इसकी भी कोई परवाह न की और उसके भागने की रफ्तार में कोई कमी वाक़ई न हुई। अचानक एक तेज निस्वानी चीख उसके कानों से टकराई, गोया कि अब वो उसकी गिरफ्त में आने वाला है। उसकी रफ्तार में और भी शिद्दत आ गई। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और दिल की धड़कनों के हथौड़े उसके दिमाग पर बरस रहे थे। चीखो पुकार की आवाजें दूर होती गई और फिर मध्यम होते होते बिल्कुल गायब हो गई। अब वो उनकी पहुंच से बाहर था और जल्द से जल्द अपने होटल वापस पहुंच जाना चाहता था। वो हैरान था कि चंद रोज पहले जो रास्ता चंद लम्हों में तय होता था, आज वो इतना तवील कैसे हो गया था। वो 2 घंटे से भाग रहा था, लेकिन रास्ता खत्म होने में नहीं आ रहा था। वो गालिबन 10 मील का सफर तय कर चुका था, लेकिन वो जगह तो शहर से सिर्फ 3 मील के फासले पर थी। फिर ये सफर इतना तवील कैसे हो गया? कुछ भी हो, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वहां से जिंदा वापस आ जाएगा। यकीनन उसका अपनी जान बचाकर उस संगीन कैद खाने से भागकर आना एक मौजज़े से किसी तरह कम न था। आखिर वो नसीब होटल आ पहुंचा। वो होटल तक उसी रफ्तार से भागता आया था। होटल के दरवाजे में भी वो भागता हुआ दाखिल हुआ और हाल के अंदर से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नजदीक ठोकर खाकर गिर पड़ा। धूकनी की तरह उसकी सांसें चल रही थी और दिल उछलकर गोया उसकी पसलियों को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। होटल का मैनेजर शौकत और तमाम मुलाजिमीन उसकी हालत देखकर हैरान रह गए और भागकर उसके करीब पहुंचे। सब लोग दायरे की सूरत में उसके गिर्द जमा हो गए। होटल के मैनेजर ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाला दिया। पहली नज़र में वो उसे कतई न पहचान सका। चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां पड़ी हुई थी। जिस्म हड्डियों का ढांचा, सर के बाल गर्दो गुबार और जंगली घास फूस के तिनकों से अटे हुए। पतलून और कमीज भी कांटों से उलझ उलझ कर तार तार हो गई थी। यह डॉक्टर इजहार था, जो गुज़िश्ता 1.5 माह से नसीब होटल के कमरा नंबर 66 में मुकीम था। मैनेजर शौकत को अपनी आंखों पर यकीन न आया कि यह वही डॉक्टर इजहार है जो एक मौजिज़ मेहमान की हैसियत से इस होटल में मुकीम था। डॉक्टर इजहार बेहद वजी और खूबसूरत जवान था। उसके चेहरे पर खून की सुर्खी उसकी काबिल रश्क सेहत की दलील थी और उसके हर वक्त मुस्कुराते होंठ और गुफ्तगू करती हुई आंखों ने उसे पूरे होटल के अलावा शहर के मौजिज़ ख़ानदानों में बेहद मकबूल बना दिया था। लेकिन अब उसे देखकर यूँ महसूस होता था गोया किसी जालिम ने उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। अब उसके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर खौफ महसूस हो रहा था। मैनेजर शौकत ने सहारा देकर डॉक्टर इजहार को उठाया, फिर चंद मुलाजमीन की मदद से उसे कमरे तक पहुंचा दिया। उसे बेड पर लिटाकर कहा, ये आपको क्या हो गया है डॉक्टर? आप कहाँ चले गए थे? डॉक्टर इजहार ने फूली हुई सांस लेकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझसे कुछ मत पूछो। मैनेजर ने कहा, आपको फौरी तौर पर डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर इजहार ने उलझी हुई बेरब्त सी आवाज़ के साथ कहा, हाँ, फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर के आने तक मुझे तन्हा छोड़ दो। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। मैनेजर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि आप फिक्र न करें और कुछ देर आराम करें। मैं अभी शहर के किसी अच्छे और काबिल डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। और फिर वो भी कमरे से बाहर निकल गया। मैनेजर के बाहर निकलते ही डॉक्टर इजहार ने उठकर अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो तेज़ी के साथ खिड़की की तरफ बढ़ा और उसे भी बंद करके कुंडी चढ़ा दी। जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़की के पर्दे गिरा दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा छा गया। उसने बढ़कर खुद को सोफे पर गिरा दिया
और अपने दिल की तेज धड़कनों को दबाने के लिए दोनों हाथों को अपनी छाती पर कस लिया। 15 मिनट इसी आलम में गुजर गए। अब उसके दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई थी और आंखों में खौफ और दहशत के आसार भी तकरीबन ख़त्म हो गए थे। वो अब खुद को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहा था। हल्के अंधेरे में अब उसकी आंखें हर चीज़ को अच्छी तरह देख रही थी। उसका सामान उसी तरतीब से पड़ा था जिस तरह वो चंद रोज़ पीछे छोड़ गया था। अलबत्ता उसकी गैर मौजूदगी में कमरे की सफाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हर चीज़ पर हल्का हल्का गर्दो गुबार पड़ा था। उसने लाशऊरी तौर पर एक मैले से कपड़े से अपने सोफे के बाजुओं पर से गर्दो गुबार साफ की और फिर सामने मेज पर रखे हुए आईने को उठाकर साफ किया और फिर उसमें अपना चेहरा देखा। गर्द की तहों के पीछे एक चेहरा नजर आया जो तकरीबन किसी बूढ़े और कमज़ोर शख्स का था। उसने घबराकर रुमाल से आईने की गर्द को साफ किया। इस दफ़ा अपना चेहरा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और बोला, उफ अल्लाह, ये कौन था? ये तो मैं हरगिज़ नहीं था। उसने बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहा कि मैं नहीं, अल्लाह पाक की कसम, ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। आईने में नजर आने वाली सूरत एक 70 साला बूढ़े की थी जिसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ थीं और आंखें गहराइयों में धसी हुई थी। उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आईने में नजर आने वाली सूरत की तरफ देखने की हिम्मत न कर सका। फिर उसकी नजरें सामने दीवार की तरफ उठ गईं। ड्रेसिंग टेबल पर लगे हुए कदादम आईने में उसे एक सरापा नजर आया। वो हरगिज एक जिंदा इंसान का सरापा नहीं था, वो एक चलती फिरती लाश का अक्स था जो आईने में नजर आ रहा था। अक्स को देखकर उसने नजर नहीं फेरी बल्कि वो बगौर उसे देखने लगा। एक फिल्म की तरह उसके जहन में गुजरे हुए वाकयात उभरने लगे। आईने के अंदर वो चलती फिरती लाश धुंधला गई और फिर उसमें से खूबसूरत, वजीह और सेहतमंद शख्सियत उभरी। यह डॉक्टर इजहार था। आज से 3 माह कबल डॉक्टर इजहार इस शहर में आया था और एक पुरसुकून सी जगह पर उसने अपना क्लिनिक खोला था। रिहाइश के लिए उसने नसीब होटल को चुना था क्योंकि वो शहर से हटकर अलग थलग एक तरफ वाक़ था। वो शुरू से ही हंगामा और शोर शराबे से घबराता था, इसलिए उसने अपना क्लिनिक और रिहाइश शहर के हंगामों से दूर ही रखी थी। दरअसल उसने अपनी प्रैक्टिस इसी शहर में तजर्बाती तौर पर शुरू की थी। उसका अंदाज़ा था कि उसकी प्रैक्टिस चल निकली तो कोई खूबसूरत सा बंगला खरीद कर वहाँ क़याम पजीर हो जाएगा, वरना किसी दूसरे शहर में किस्मत आजमाई करेगा। वैसे भी उसका पेशा इस कदर मोअज़्ज़िज़ था कि उसे हर मुकाम पर कामयाबी नसीब हो सकती थी। लेकिन इस शहर में उसके लिए जो जाज़बियत थी वो ये थी कि पूरे शहर में उस जैसा डॉक्टर ना था जिसके पास एमडी की आला डिग्री ना हो। उसे यकीन था कि वो दीगर तमाम डॉक्टरों के मुकाबले में वो ज़्यादा कामयाब रहेगा। उम्मीद के मुताबिक उसे बेहद कामयाबी मिली। सिर्फ 1 माह के बाद ही उसका क्लिनिक मरीजों से भर गया। सुबह से शाम तक उसे एक लम्हे के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके मरीजों में अक्सरियत औरतों की थी। इसकी वजह गालिबन ये थी कि डॉक्टर इजहार की शख्सियत में नौजवान और खूबसूरत औरतों के लिए कशिश थी। कई दोशीज़ाएं महज बीमारी का बहाना बनाकर उसके क्लिनिक में बिला नागा आती थीं। लेकिन डॉक्टर इजहार ने अपनी जाजिबे नज़र शख्सियत से कभी कोई गलत मकसद हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि डॉक्टरी जैसे मोअज़्ज़िज़ पेशे में एक मामूली सी बदनामी किस कदर नुकसानदेह साबित होती है। एतमाद ही इस पेशे की कामयाबी की जमानत था। 2 माह की शानदार कामयाबी के बाद उसने हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला कर लिया और चंद एक प्रॉपर्टी डीलरों से उसने कोई पुरसुकून और खूबसूरत बंगला अपने लिए तलाश करने के लिए कहा। यह महज इत्तिफाक था कि अपनी बेपनाह मसरूफियत के बाइस वो अभी तक प्रॉपर्टी डीलरों के तलाश किए हुए बंगलों में से अभी तक कोई भी ना देख सका था। अपने क्लिनिक से फारिग होकर वो थकावट से चूर अपने होटल के कमरे में पहुंचकर जब अपने नर्म और आरामदेह बिस्तर पर लेटता तो उसे बिल्कुल घर का सा सुकून हासिल होता। अब उसकी उम्र 35 साल से तजावुज कर रही थी और वो अभी तक कंवारा था। शादी के नाम से उसे चिढ़ना थी। अलबत्ता अभी तक उसकी नज़रों में कोई लड़की जची ही ना थी जो उसकी रफ़ीक़े हयात बनने की वो तमाम सलाहियतें रखती हो जो वो चाहता था।
اس شہر کی حسین و جمیل اور دولت مند گھرانوں کی لڑکیاں اسے اپنانے کے لیے آمادہ تھیں، لیکن وہ ہر لڑکی کو نظر انداز کر جاتا۔ ویسے بھی وہ اکثر سوچتا تھا کہ شادی کے بغیر آزادی میں بھی اپنا لطف ہے، ایک آزاد اور بے پرواہ پرندے کی مانند جس طرف چاہے پرواز کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ وہ رات گئے اپنے مریضوں سے فارغ ہو کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک خاتون سفید چادر میں لپٹی لپٹائی نہایت تیزی کے ساتھ اس کے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس کا سارا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف 2 آنکھیں اس سے باہر تھیں۔ اس نے آتے ہی نہایت التجا بھری آواز میں کہا، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے، میری مالکن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر اظہار نے جواب دیا کہ میں تو کلینک بند کر رہا ہوں۔ عورت نے کہا، آپ نہ گئے تو میری مالکن یقیناً مر جائے گی، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اظہار نے اس سے ذرا سختی سے کہا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں محترمہ کہ اب میں بالکل تھک چکا ہوں، اس لیے کہیں نہیں جا سکتا۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ کیا آپ کو کسی کی زندگی کا کوئی احساس نہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو معقول فیس دی جائے گی اور پھر زیادہ دور بھی نہیں جانا۔ ڈاکٹر اظہار نے جواب دیا کہ آخر اس شہر میں اور بھی تو بہت سے ڈاکٹر ہیں، ان میں سے کسی کو لے جائیں۔ اپنے اصول کے خلاف ڈاکٹر اظہار کیوں اتنی بے رخی اختیار کر رہا تھا؟ اسے اس خاتون سے نہ جانے کیوں الجھن سی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ خاتون فوراً اس کے قدموں کی طرف جھکتے ہوئے بولی کہ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری مالکن کو بچا لیجیے، انہوں نے خاص طور پر صرف آپ ہی کو یاد فرمایا ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت سے ڈاکٹر اظہار نے بڑی شرمندگی محسوس کی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کسی خاتون کے ساتھ سخت رویہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ رات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مریض کو دیکھنے کے لیے اسے بلایا جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھہریے، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر ڈاکٹر اظہار نے اپنے ملازم کو دوائیوں کا بیگ تیار کرنے کا حکم دیا، اور خود اس نے اپنا سفید گاؤن پہن لیا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے اتار کر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ ملازم نے بیگ لا کر اسے دیا تو وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی خاتون کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا۔ کلینک کے دروازے کے پاس 2 سفید گھوڑوں والی ایک بگھی تیار کھڑی تھی۔ بگھی کی سیٹیں، پردے اور چھت سبھی سفید کپڑے کے تھے، اور اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا کوچوان بھی سفید وردی میں ملبوس تھا۔ ڈاکٹر اظہار سیٹ پر بیٹھ گیا اور سفید پوش خاتون اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی کوچوان نے اپنا چابک ہوا میں لہرایا اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ شہر سے باہر نکل کر ڈاکٹر اظہار نے محسوس کیا کہ بگھی کی رفتار انتہائی تیز ہے اور وہ غالباً ہوا میں تیر رہی ہے۔ خاتون بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بگھی کے اندر ایک عجیب ناگوار سا سکوت طاری تھا۔ ڈاکٹر اظہار خود کو بادلوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک بگھی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ اس کے سامنے ایک پرانی اور ویران قلعہ نما غار تھی۔ غار کے ارد گرد سوائے کھنڈرات کے کچھ نہ تھا۔ دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ چاروں طرف ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اظہار کو اپنے جسم کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اتنے ویرانے اور ایسے کھنڈرات میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ خاتون بگھی سے اتری اور ڈاکٹر اظہار کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک انجانی کشش کے زیر اثر خاتون کے پیچھے چلنے لگا۔ کئی ایک ٹوٹے ہوئے برآمدوں کو عبور کر کے وہ سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ اوپر پہنچ کر خاتون نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ ایک وسیع و عریض حال نما کمرہ تھا۔ ڈاکٹر اظہار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حال نما کمرہ انتہائی قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصاویر، ایک طرف لمبی سی کھانے والی میز جس کے گرد سنہری رنگ کی قیمتی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ حال کے وسط میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ چھت کے ساتھ بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے جن میں شمعیں روشن تھی۔ ایسے کھنڈرات میں اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی۔ اس کی محویت کا عالم اس وقت ٹوٹا جب اس کے کانوں سے اس سفید پوش خاتون کی آواز ٹکرائی، میری مالکن اپنے سونے والے کمرے میں آپ کی منتظر ہیں۔ اور پھر میں فوراً خاتون کے اشارے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کشادہ اور انتہائی خوبصورت مسیری پر ایک عورت دراز تھی۔
اس کا پورا جسم ایک سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جس میں ڈاکٹر اظہار کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ آ گئے آپ ڈاکٹر صاحب؟ چادر سے ایک لرزتی آواز سنائی دی۔ آپ نے آ کر بہت اچھا کیا، آپ نہ آتے تو میں مر گئی ہوتی۔ پھر ایک ہاتھ چادر سے باہر نکلا۔ وہ انتہائی بھدا اور مکروہ ہاتھ تھا۔ سیاہ رنگ جلد پر بے شمار جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہرگز جاندار انسان کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ تو شاید کسی ایسے انسان کا ہاتھ تھا جو عرصہ پہلے مر چکا ہو۔ ڈاکٹر اظہار خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے سے اسی خاتون کی آواز آئی جو اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ میری مالکن کا معائنہ کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اظہار ہمت کر کے پھر مسیری کے قریب پہنچا۔ اس وقت مریضہ نے کروٹ لی اور چادر کا پلو اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ ڈاکٹر کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ایک 90 سالہ مکروہ صورت بڑھیا تھی۔ اس کے چہرے کی تمام ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور آنکھیں گہرائیوں میں گم ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر اظہار نے اتنی بھیانک شکل آج تک نہ دیکھی تھی۔ میں مر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے مرتے وقت بہت اذیت محسوس ہو رہی ہے، میری اس تکلیف کو دور کر دو ڈاکٹر۔ اس وقت اس مریضہ کے منہ سے الفاظ جیسے پھسل پھسل کر باہر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر اظہار نے جلدی سے اپنے بیگ سے گولیاں نکالی اور آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے جگ میں سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور مریضہ کے منہ میں پہلے گولیاں ڈالی، پھر پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ گولیاں کھلانے کے بعد ڈاکٹر اظہار نے ساتھ لانے والی خاتون سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے افسوس ہے، ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اب دنیا کی کوئی دوا انہیں زندگی نہیں دے سکتی۔ میں نے دوا کھلا دی ہے جس سے مرتے وقت انہیں وہ شدید تکلیف نہ ہوگی جس میں وہ اب تک مبتلا تھی۔ مریضہ کی آواز آئی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دوا کھانے سے میری تکلیف کم ہو گئی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ مجھے اپنا ہاتھ دیں تاکہ اظہار تشکر کے طور پر میں اسے بوسہ دے سکوں۔ پھر اس کے 2 بوڑھے اور مکروہ ہاتھ چادر سے باہر آئے۔ ڈاکٹر اظہار ہرگز اپنا ہاتھ ان مردہ ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ قریب المرگ بڑھیا کی خواہش کو رد نہ کر سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بڑھیا نے لپک کر وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ڈاکٹر اظہار نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑھیا میں ایک انجانی سی قوت آ گئی ہے اور اس کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی ہے۔ اس نے ڈاکٹر اظہار کا ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر اسے بھرپور بوسہ دیا اور پھر ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ بڑھیا بولی، ڈاکٹر، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج رات آپ یہیں قیام کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری موت سے پہلے ہی آپ چلے جائیں۔ ڈاکٹر اظہار کسی قیمت پر بھی اس دہشتناک ماحول میں رات گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مریضہ کو چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا اور حال کمرے سے ہو کر جو ہی دروازے کی طرف بڑھا تو اسے ساتھ لانے والی خاتون نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا اور کہا کہ آپ میری مالکن کی خواہش کو ٹھکرا کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اب آپ کو آج رات یہیں ٹھہرنا ہوگا، لیکن میں اس جگہ۔ ڈاکٹر اظہار ہکلانے لگا۔ خاتون نے کہا کہ آپ کو اس کی معقول فیس ادا کی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی بھر سکے ڈاکٹر اظہار کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ڈاکٹر اظہار نے سکوں کو دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ خالی سونے کے سکے تھے جو غالباً بہت پرانے دور سے تعلق رکھتے تھے۔ اتنے میں اس خاتون کی آواز آئی کہ آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ اس خاتون نے ابھی تک اپنے چہرے سے چادر نہیں ہٹائی تھی۔ وہ ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک روح معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اظہار وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ پوری سرار لوگوں میں گھر چکا ہے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن حال کمرے میں سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا۔ وہ چپ چاپ ایک پراسرار قوت کے تحت اس خاتون کے پیچھے چلنے لگا۔ اسے ایک چھوٹے سے خوبصورت بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا جس میں ہر چیز 2 صدی پرانے دور سے تعلق رکھتی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی دروازے کو کھولنا چاہا تو اسے علم ہوا کہ دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے، گویا وہ اب اس کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے کو زور زور سے پیٹا، شور مچایا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی آواز پر کان نہ دھرا۔
रात भर उस हौलनाक माहौल में उसे एक पल के लिए भी नींद न आ सकी थी। उसे अपने बाएं हाथ की पुश्त पर जलन का एहसास हुआ और फिर वो जलन बढ़ते बढ़ते काफी तकलीफदेह हो गई। ऐसा लगता था कि कोई दहकता हुआ अंगारा उसके हाथ की पुश्त पर रख दिया गया हो। फिर सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण के साथ ही तकलीफ भी खत्म हो गई। हाथ की पुश्त पर सुर्ख रंग का एक नन्हा सा धब्बा था। कमरे में मुल्हिका गुसल खाने में उसने जो ही हाथ पर पानी डाला तो वो धब्बा फौरन ही खत्म हो गया। चारों नाचार उसने गुसल किया और कमरे में एक आरामदेह कुर्सी पर दराज होकर उसने आंखें बंद कर ली। वो अपने जिस्म में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। गालिबन रात भर जागने से उसके जिस्म का हर बंद दुख रहा था। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। फिर किसी ने ताला खोला और एक ट्रे अंदर की तरफ सरकाई गई। डॉक्टर इजहार ने कैदियों की तरह उठकर ट्रे पकड़ ली। ट्रे पर एक बड़ी सी प्लेट में भुना हुआ गोश्त और 2 रोटियां, एक प्याले में शोरबा था। गोया ये उसके लिए नाश्ता था। उसने उठाकर सारा प्याला मुंह से लगा लिया और सारा शोरबा भी पी लिया। भुने हुए गोश्त की एक बोटी खाई। इतना नफीस और जायकेदार गोश्त उसने आज तक न चखा होगा। वो हर खौफ से बेनियाज खाता गया, हत्ता कि पूरी प्लेट साफ कर गया। अब वो उस मरीजा की मौत की खबर सुनने का मुंतजिर था। दरवाजा एक बार फिर खुला। वही खातून मौजूद थी जो उसे यहां साथ लाई थी। उसने कहा कि आपको मेरी मालकिन ने याद किया है। क्या? डॉक्टर यकदम चौंक गया। वो मेरा मतलब है, खातून ने कहा कि वो जिंदा हैं। डॉक्टर इजहार तेजी से चलता हुआ मरीजा के कमरे में आया। उसे किसी भी तरह अपनी आंखों पर यकीन न आया। बुढ़िया एक गाँव तकिए के सहारे बैठी हुई शोरबा पीने में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर अब ताजगी थी। उस बुढ़िया ने डॉक्टर इजहार से कहा कि आपकी दवा ने बहुत अच्छा असर किया। अगर आपका इलाज जारी रहा तो मैं पूरी तरह सेहतयाब हो जाऊंगी। डॉक्टर इजहार सोच रहा था कि इस बुढ़िया को काफी मिकदार में ख्वाबावर गोलियां दी थी ताकि वो इत्मीनान से मर सके, लेकिन ये बुढ़िया तो जिंदा है। बुढ़िया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाऊं, आप उस वक्त तक मेरे मेहमान रहेंगे। मैं आपको इसके बदले इतनी भारी रकम दूंगी कि आप उम्र भर इतनी दौलत ना कमा सकेंगे। अब आप मेरे करीब आएं ताकि मैं शुक्रिया के तौर पर आपके हाथ को बोसा दे सकूं। डॉक्टर इजहार को अचानक रात भर अपने हाथ की पुश्त पर जलन का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कहीं ये पुरस्रार बुढ़िया के चूसने का ही तो असर नहीं था। वो कदरे हिचकिचाया तो पीछे से उस खातून की आवाज आई कि मेरी मालकिन की ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है डॉक्टर। न जाने उस कफनपोश खातून की आवाज में क्या तिलिस्म था कि वो फौरन बुढ़िया के बिस्तर के करीब पहुंच गया। बुढ़िया ने निहायत इश्तियाक और बेसब्री के साथ डॉक्टर इजहार का हाथ थामा और उसकी पुश्त पर अपने होंठ जमा दिए। एक तवील बोसे के बाद उसने डॉक्टर का हाथ छोड़ा तो नींद से डॉक्टर की आंखें बोझल होने लगी, लेकिन फिर वो संभल गया। उसने फिर बुढ़िया को कोई ऐसी दवा देनी चाहिए जो उसकी मौत का पैगाम साबित हो, मगर उसके पीछे खड़ी हुई कफनपोश खातून बोली, दवा बदलने की जरूरत नहीं, मेरी मालकिन को वही दवा दीजिए जो रात को दी गई थी। डॉक्टर इजहार का हाथ वहीं रुक गया। कफनपोश खातून ने आगे बढ़कर ख्वाबावर गोलियों की शीशी उठाई और चंद गोलियां निकालकर बुढ़िया के मुंह में डालकर पानी पिला दिया। फिर डॉक्टर इजहार से कहा कि अब आपको मेरी मालकिन की ख्वाहिश के मुताबिक उस वक्त तक यहां रहना होगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाए। डॉक्टर इजहार ने कहा कि गोया ये मेरे लिए हुक्म है। खातून ने जवाब दिया कि हाँ, आपको ये हुक्म मानना ही पड़ेगा, और सख्त लहजे में कहा कि आप हमारी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते जब तक कि मेरी मालकिन सेहतयाब नहीं हो जाती। आप हमारे यहां रहने पर मजबूर होंगे। उसके बाद डॉक्टर इजहार की भी कोई बात नहीं सुनी गई और एक गैर मरी कुव्वत ने उसे धकेल कर उस कमरे तक ले गई। दरवाजे को बंद करके फिर से बाहर से ताला लगा दिया गया था। डॉक्टर इजहार कमरे में चीखो पुकार करता रहा, लेकिन बेसूद। फिर उसे अपने हाथ की पुश्त पर जलन महसूस हुई और फिर जलन बढ़ती जा रही थी। वो अपने अंदर एक कमजोरी महसूस करता जा रहा था, हत्ता कि जलन बहुत बढ़ गई। तो उसने अपने बैग से स्पिरिट निकालकर हाथ की पुश्त पर लगाया
تو شدت تکلیف سے اس کی چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ اس کا ہاتھ یقیناً زخمی تھا۔ اس خبیث بڑھیا نے اس کا ہاتھ چومنے کے بہانے اپنے دانت اس کے ہاتھ کی جلد میں چبو دیے تھے۔ وہ تکلیف سے بے دم ہو کر بستر پر دھم سے گر پڑا اور کروٹیں بدلنے لگا۔ رات گئے تک اس کی یہی حالت رہی، پھر نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہی شوربہ اور بھنا ہوا گوشت اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے شوربے کا پیالہ پیا اور گوشت کی پلیٹ کو بھی صاف کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ اپنی مجبوریوں اور تکلیفوں کو بھول کر وہ کیوں ایک بھوکے گدھ کی طرح شوربے اور گوشت پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ رات کے دوسرے پہر اسے پھر مالکن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ وہ پراسرار بڑھیا کسی طرح بھی بوڑھی نظر نہ آئی، بلکہ اس کے جسم پر گوشت اور رگوں میں خون دوڑ رہا تھا۔ چہرے کی جھریاں بہت کم ہو گئی تھی اور آنکھیں گہرائیوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ بڑھیا نے ایک بار پھر ڈاکٹر اظہار کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر اپنا ہاتھ اب ہرگز اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹا تو سفید پوش خاتون نے اس کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خاتون کے دونوں ہاتھ دھکیلتے ہوئے بڑھیا کے ہاتھوں کے قریب سے آئے اور بڑھیا نے اپنے ہونٹ بڑی بے صبری کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاتھ کی پشت پر جما دیے۔ ہونٹوں کے مس ہوتے ہی ڈاکٹر پر ایک غشی سی طاری ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کا خون کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ لڑکھڑا کر وہیں گر پڑا۔ پھر ہر رات یہی عمل دہرایا جانے لگا۔ اس کھیل میں فرق یہ تھا کہ ڈاکٹر اظہار کو بڑھیا کے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ رات کو سونے سے پہلے شوربے کے پیالے میں بے ہوشی کی دوا سے پلا دی جاتی اور رات کے درمیانی حصے میں وہ بدرو بڑھیا اس کے کمرے میں آ کر اس کی ہاتھ کی پشت کا ایک طویل بوسہ لے جاتی۔ صبح جب ڈاکٹر اظہار اٹھتا تو اسے اپنے ہاتھوں کی پشت پر جلن محسوس ہوتی اور ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دھبا اسے اپنے ہاتھ پر نظر آتا۔ وہ ہر صبح اپنے اندر پہلے کی نسبت زیادہ کمزوری محسوس کرتا اور پھر ایک روز اس نے اپنا دوائیوں کا بیگ کھولا تو ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا۔ اس نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ایک فلک شگاف چیخ اس کے منہ سے نکل کر کمرے میں گونج گئی۔ وہ خود کو پہچان نہ سکا۔ وہ کسی بھی طرح 80-90 سال سے کم عمر کا نہ لگتا تھا۔ چہرے پر بے شمار جھریاں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور گڑے پڑے ہوئے۔ اسے اپنی ہی صورت سے خوف آنے لگا اور پوری قوت سے چلایا کہ مجھے جانے دو۔ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے کے نقوش تیکھے، بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں اور چاند کی طرح چمکتا ہوا جسم۔ ڈاکٹر اظہار نے آج تک اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر انتہائی محویت کے عالم میں اسے تکنے لگا۔ اس دوشیزہ نے ڈاکٹر اظہار سے دلربائی سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر اظہار کوئی جواب نہ دے سکا، بلکہ اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا، بلکہ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس دوشیزہ نے ایک مترنم قہقہہ لگایا اور کہا کہ یہ تمہیں آج شام کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام کو اسے بڑھیا کے کمرے میں لے جایا گیا۔ آج اس نے جو کچھ بڑھیا کی مسیری پر دیکھا تو وہ اسے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس دوشیزہ نے ڈاکٹر کا خیر مقدم کیا اور اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر اظہار ایک مقناطیسی طاقت کے ذریعے کھینچتا ہوا اس کے بستر کے نزدیک پہنچ گیا۔ حسین دوشیزہ نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں ڈاکٹر، کہ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور میرے صدیوں پرانے جسم میں ایک نئی روح داخل کی۔ میں آج اپنی صحت یابی پر تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ذرا تلخی سے کہا کہ مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، مجھے صرف واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ دوشیزہ نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ تم چلے گئے تو میرے جسم کی تر و تازگی کیسے قائم رہے گی؟ اور پھر ذرا سختی سے بولی، واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو اور میرا ذریعہ حیات بنے رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسا ذریعہ حیات؟ دوشیزہ نے کہا کہ غور سے سنو، میں آج کی عورت نہیں،
बल्कि सदियों पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी का ज़रिया चुना है। मैंने अपने जिस्म के लिए हुस्न, जवानी और ये तरोताज़गी तुम्हारे जिस्म से हासिल की है। जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह और खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम्हारे जिस्म की पूरी ज़िंदगी मैं अपने अंदर मुंतकिल कर लूँगी और फिर मैं कम से कम 1 सदी जवान रहूँगी। तुम चले गए तो मैं यह खुराक कहाँ से हासिल करूँगी? डॉक्टर इजहार गुमसुम उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। वो एक माहिर डॉक्टर था, लेकिन यह तजर्बा उसके लिए बिल्कुल नया था। वो परेशान होकर बोला कि इसके लिए तुम किसी और का भी इंतखाब कर सकती हो। दोशीज़ा ने जवाब दिया कि नहीं, इसके लिए सिर्फ एक ही जरिया हयात तलाश किया जाता है और उसे आखिरी दम तक उससे नई रूह हासिल करनी होती है। अब तुम जाओ और नन्हे मुन्ने इंसानी बच्चों के नर्म और लजीज गोश्त की भुनी हुई बोटियां खाते रहो और उनकी हड्डियों से तैयार किया हुआ शोरबा पीकर अपने जिस्म की कुव्वत बहाल रखो, ताकि तुम्हारे जरिए खुराक हासिल करके मैं भी जवान रहूं। डॉक्टर इजहार ये जानकर कि वो रात को इंसानी बच्चों का भुना हुआ गोश्त खाता रहा है और उनकी हड्डियों का तैयार किया शोरबा पीता रहा है, यह सोचकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो रात भर बेहोश पड़ा रहा। सुबह उसकी आंख खुली। उसने देखा कि मेज पर भुने हुए गोश्त और शोरबे का प्याला पड़ा हुआ है। उसे फौरन नन्हे मुन्ने फूल से बच्चों का ख्याल आया, जिन्हें ये जालिम मारकर उसे खिलाती रही है। उसने प्लेट और प्याला उठाकर दीवार पर दे मारा। उसे इस ख्याल से ही मतली होने लगी थी और फिर गुसल खाने में जाकर उसने कह कर दी। अब वो यहां से हर कीमत पर फरार होना चाहता था, लेकिन इतनी सख्त कैद से वो कैसे फरार हो सकता? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो दिन भर इसी कश्मकश का शिकार रहा। उसने फरार होने के बेशुमार मंसूबे बनाए, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। रात हो गई तो वो कमरे की खिड़की की सलाखों पर जोर आजमाई करने लगा, लेकिन फिर उसने ये सोचकर अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि अपने नातम और कमजोर हाथों से कैसे एक मोटी सलाख उखाड़ेगा। आधी रात के वक्त एक गहरा सकूत तारी था। उसने उठकर एक खिड़की खोली और उसकी मोटी मोटी सलाखें पकड़कर बाहर का नजारा करने लगा। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद की गोलाई देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वो 14वीं का चांद है। बाहर खंडरात में एक अजीबोगरीब मंजर दिखाई दिया। बहुत सी औरतें और मर्द एक दायरे की सूरत में महवे रक्स थे। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जो उसे ज्यादा बुलंदी से साफ सुनाई नहीं दे रही थी। चांद की रोशनी में उसे मर्दों औरतों की शक्लें बहुत भयानक नजर आ रही थी। उनके मुंह बिल्कुल एक गोल तरबूज की मानिंद थे और पूरे दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो बिलाशुबा बदरूहें थी। उन्हें देखकर एक खौफ की लहर उसके बदन में फैल गई। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी। इंतहाई बेचारगी के आलम में उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। फिर ना जाने क्या हुआ कि उसने उठकर कमरे की दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि दरवाजा बाहर से बंद होगा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसके जरा से धकेलने से दरवाजा खुल गया। गालिबन उसकी कमजोरी के बाइस किसी ने दरवाजे को फिर से ताला लगाने की परवाह नहीं की थी। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। इंतहाई कमजोरी के बाइस उसकी कमजोर टांगें लरज रही थी, लेकिन उसके मजबूत इरादे की वजह से उसमें एक नई कुव्वत आ गई थी। वो दबे पांव चलता हुआ हाल कमरे तक पहुंचा। वो हैरान था कि सबके सब कहां गायब हो गए। हाल कमरे से गुजरकर जो ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसे आवाज आई कि अपने कमरे में वापस चले जाओ, तुम यहां से फरार नहीं हो सकते। डॉक्टर इजहार के पांव वहीं जम गए। ये आवाज एक कुर्सी से आई थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। उसकी पुश्त डॉक्टर की तरफ थी। वो कुर्सी के करीब जाने लगा तो उसे आवाज आई, मेरे करीब ना आना, क्योंकि तुम मेरा ये रूप नहीं देख सकते। डॉक्टर ने आवाज को पहचान लिया। ये आवाज उसी पुरिसरार खबीस बुढ़िया की थी जिसने हसीनो जमील दोशीजा का रूप इख्तियार किया था। डॉक्टर इजहार ने हिम्मत करके कहा कि मैंने तुम्हें हर रूप में देख लिया है, मेरे लिए अब तुम्हारा कोई नया रूप नहीं है। बुढ़िया ने जवाब दिया, तो फिर मुझे देखो। यह कहकर वो एकदम सी उठी और अपना चेहरा डॉक्टर की तरफ कर दिया। डॉक्टर के मुंह से अचानक एक दिलखराश सी चीख निकली और वो खौफजदा होकर लहराता हुआ दीवार से जा लगा। उस हसीनो जमील दोशीजा का चेहरा तब्दील होकर एक बेहद खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया था। उसका चेहरा एक बड़े फुटबॉल की तरह बन गया था।
जो शायद किसी पत्थर का बना हो। उसके दांत उसके जबड़े से बाहर निकले हुए थे और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। वो कह रही थी कि हर 14वीं की रात मुझे असली हालत में आना पड़ता है, सिर्फ एक रात के लिए। यह हमारा सदियों पुराना रूप है और आज की रात हमारी सदियों पुरानी रूहें एक बार फिर हमारे जिस्म में वापस आ गई हैं। कल का सूरज हमें फिर वही जवानी और खूबसूरती बख्शेगा जो हम तुम जैसे इंसानों से हासिल करते हैं। वो कुर्सी से उठकर डॉक्टर इजहार की तरफ बढ़ी तो डॉक्टर ने देखा कि उसकी टांगें लड़खड़ा रही हैं, जैसे वो टांगें गोश्त पोश्त की नहीं बल्कि गारे और मिट्टी की बनी हैं। डॉक्टर ने मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए एक कुर्सी उसके सर पर दे मारी। बदरू बुढ़िया लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी और एक भयानक चीख उसने निकाली जो सारे हाल में गूंज गई। डॉक्टर इजहार ने वक्त ज़ाया किए बगैर हाल कमरे का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों को फलांगता हुआ नीचे खंडरात पर पहुंचा। इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, ये मेरा जरिया हयात है, जाने ना पाए। बदरू बुढ़िया ऊपर खड़ी चिल्ला रही थी, चीख रही थी। डॉक्टर खंडरात के ऊपर से फलांगता हुआ बाहर शहर में आ निकला, जहां मर्द औरतें महवे रक्स थे। वो सबके सब उसके पीछे भागे। उसने देखा कि वो सब भी उसी शक्ल के थे जैसे वो ऊपर बदरू बुढ़िया को छोड़कर आया था। वो उनके आगे भाग रहा था और वो सब उसके ताकुब में थे। आखिर वो उस कतानुमा गार से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया। जाने कहां से उसकी कमजोर टांगों में इतनी कुव्वत आ गई थी कि वो मुसलसल 2 घंटे तक भागता रहा और आखिर अपने होटल की सीढ़ियों के करीब आकर गिर पड़ा। कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो एकदम चौंक पड़ा। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दस्तक देने की आवाज फिर आई। किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। डॉक्टर इजहार ने उस आवाज को पहचान लिया। ये होटल के मैनेजर शौकत की आवाज थी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने होटल का मैनेजर खड़ा था। मैनेजर ने कहा कि मैं बड़ी देर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, आप शायद आराम फरमा रहे थे। अलबत्ता मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया था, वो तशरीफ ले आए हैं। डॉक्टर इजहार ने कहा कि ठीक है, उन्हें अंदर बुला लो। मैनेजर शौकत पीछे मुड़ा और बोला, तशरीफ ले आइए डॉक्टर साहब। और एक डॉक्टर जिसने ओवरकोट पहना हुआ था, सर पर हैट रखे और हाथों में दवाइयों का बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके ओवरकोट के कॉलर खड़े हुए थे जिससे उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। दवाइयों का बैग मेज पर रखकर उसने हैट को जरा ऊपर उठाया और डॉक्टर इजहार की तरफ देखा। उसकी शक्ल देखते ही डॉक्टर के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और फिर वो धम से बिस्तर पर गिरते हुए चिल्लाया कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो वही खबीस बुढ़िया है। मुझे इससे बचाओ, खुदा के लिए मुझे इससे बचाओ। आने वाले डॉक्टर ने कहा कि पागलपन का दौरा पड़ा है, इनका इलाज मैं इन्हें अपने क्लिनिक में ले जाकर कर सकता हूं क्योंकि इनका जहन किसी वजह से मफलूज हो चुका है। डॉक्टर इजहार ने कहा, नहीं नहीं, मैं शख्स के हमरा हरगिज ना जाऊंगा, ये वही खबीस बुढ़िया है। उस पर आने वाले डॉक्टर ने कहा, मैं गाड़ी साथ लाया हूं, बेहतर है कि मरीज को उसमें डाल दिया जाए ताकि इन्हें मैं अपने क्लिनिक ले जाऊं। मैनेजर ने फौरन चंद वेटरों को बुलाया जिन्होंने डॉक्टर इजहार के हाथ पांव बांधकर गाड़ी में डाल दिया और एक झटके के साथ गाड़ी वहां से रवाना हो गई। डॉक्टर इजहार की चीखों पुकार देर तक फिजा में गूंजती रही। पागलपन का वाकया बहुत शदीद था। मैनेजर शौकत ने हाथ मलते हुए कहा, लेकिन वो भी आकर अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि किसी ने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैनेजर ने आने वाले को अंदर बुला लिया। आने वाले ने पूछा कि आप में से होटल का मैनेजर कौन है? मैनेजर शौकत ने नजर उठाकर देखा। उसके सामने दवाइयों का बैग थामे एक शख्स खड़ा था। मैनेजर शौकत ने जवाब दिया कि जी हां, मैं ही होटल का मैनेजर हूं, फरमाइए। आने वाले शख्स ने जवाब दिया कि आपने थोड़ी देर पहले एक बेहद जरूरी मरीज के लिए मुझे फोन किया था। मैनेजर शौकत ने जवाब दिया कि हां, मैंने ही आपको फोन किया था। आने वाला शख्स बोला कि मेरा नाम डॉक्टर महमूद है, आपका फोन मिलते ही मैं फौरन ही चला आया। कहाँ है मरीज? मैनेजर शौकत का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया और वो बोला कि अगर आप डॉक्टर महमूद हैं तो फिर वो कौन था? मैनेजर शौकत के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए और फिर उसका जिस्म पसीने से तर हो गया। उसे बहुत दूर से डॉक्टर की कर्बनाक मौत की चीखें सुनाई दे रही थी।
मगर वो बेबस था, कुछ ना कर सकता था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।